हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जो है अकाउंटेंसी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ फिलअप्स होंगे, कुछ आपके वन वर्ड होंगे, कुछ मैचिंग्स हो सकती हैं, ऐसे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। उसके अलावा कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अकाउंटिंग के, वो आपको पढ़ने होंगे, सीखने होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस सीरीज में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें देखना है और समझना है कि इनमें से कौन सा इनका आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस मतलब ये मल्टीपल आंसर दिए हुए हैं, इन आंसर्स में से हमें एक करेक्ट आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ए बॉट फर्नीचर ऑफ 10,000 ऑफ फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए हमने एक फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपीज का। अब ये बिजनेस के लिए खरीदा है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज 50,000, अब एम्प्लॉइज को सैलरी देना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000, अपने बेटे की फीस भरी है पर्सनल अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से भरते तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो जाता, क्योंकि बिजनेस को इफेक्ट करता वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन से अगर भरते तो। लेकिन इन्होंने तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने बेटे की फीस भरी है, तो ये ट्रांजेक्शन बिजनेस का नहीं है। बाकी पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट, ये भी क्या हो जाता, ये भी कौन सा हो जाता, ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो जाता। पर ये इनमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ए बिजनेसमैन विथड्रू कैश ऑफ 7,000 फॉर द फीस ऑफ हिज सन, दिस अमाउंट इज, एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया अपने बेटे की फीस भरने के लिए। तो बताइए, बिजनेसमैन ने जब पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल रहा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है, ड्राइंग है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है। कुछ नहीं कहेंगे, ओनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ड्राइंग होगा, ध्यान रखना। अगला, द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज, जिस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है, कोई भी गुड्स उधार बेचा है, उस व्यक्ति से फ्यूचर में हमें पैसा लेना होगा। तो फ्यूचर में पैसा, आज हमने सामान गुड्स बेच दिया उसे, तो फ्यूचर में हम उससे पैसा मांगेंगे, तो पैसा मांगेंगे तो वो हमारा डेटर है। कौन है, डेटर है, ना कि क्रेडिटर। बच्चे इसमें क्रेडिटर लगा देते हैं, तो देखिए डेटर इसका आंसर बनेगा, ना कि क्रेडिटर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये तीनों में से कोई भी नहीं है। कौन सा है, डेटर है। जिस व्यक्ति को हमने उधार गुड्स बेचा है उससे हम फ्यूचर में पैसा लेंगे तो वो डेटर होगा। तो करेक्ट आंसर डेटर होगा इसका। नेक्स्ट, the branch of accounting in which we find out the cost per unit of the product is called, branch, चार ब्रांच हमने पढ़ी थी जब हमने थ्योरी का चैप्टर पढ़ा था, तब हमने चार ब्रांचेस पढ़ी थी। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि जब हम किसी चीज की कॉस्ट पर यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं तो वो कौन सी ब्रांच है जिसके थ्रू हम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कौन सी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये नहीं है, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग है। वैसे भी लिखा हुआ है क्या, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कौन सी अकाउंटिंग से कर रहे होते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग से कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। अगला, कैश गुड्स or assets invested by the proprietor in the business for earning profits is called, जब ओनर ने ही पैसा लगाया हो, तो जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, चाहे वो कैश हो, असेट हो और या फिर कोई भी अदर थिंग्स ओनर ने इन्वेस्ट की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पूरा पैसा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉफिट नहीं कहेंगे उसे, फिक्स एसेट नहीं कहेंगे, लायबिलिटीज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। ये आपको पता है अच्छे से। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में आती हो। तो मेजरिंग आता है, एनालाइजिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, स्टेटमेंट क्या है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टेज नहीं है, एक स्टेज नहीं है, ध्यान रखना। अगला, द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो क्रेडिटर, डेटर, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो इनको हमने उधार गुड्स बेचा है और इनसे उधार खरीदा है, तो ये तो है ही नहीं। इन्वेस्टर्स, ये तो वो लोग हैं, इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जिन्होंने बाहर से हमने जिन लोगों से पैसा ले रखा होता है उधार। लेकिन ओनर कहेंगे जिस व्यक्ति ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कैपिटल, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो वो व्यक्ति कौन होता है, ओनर होता है बिजनेस का। कौन होता है, ओनर होता है। Which is the last step of accounting as a process of information, इनमें से कौन सी लास्ट स्टेप होती है, तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कम्युनिकेट करना ही लास्ट प्रोसेस होती है, किसकी, अकाउंटिंग की, ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये लास्ट प्रोसेस नहीं है, रिकॉर्डिंग लास्ट प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखना। प्रिपरेशन ऑफ द समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी लास्ट प्रोसेस नहीं है। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद कम्युनिकेट करना ही क्या है, लास्ट प्रोसेस हो जाती है अकाउंटिंग की, तो ध्यान रखना। अगला,
फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए आप समझिए, एन असेट विच कैन बी नाइदर बी सीन नॉर टच्ड, ना तो उस असेट्स को हम उस असेट को देख सकते और ना ही टच कर सकते, इज कॉल्ड डैश 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 असेट। तो इंटेंजिबल असेट हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटेंजिबल असेट कहते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज द ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ डैश यूनिट्स। अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को किस में मेजर करता है? तो ये मॉनेटरी वे में, मनी के वे में मेजर करता है। तो सीधी सी बात ये है, तो अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। ध्यान रखना, पैसे के फॉर्म में ये हर चीज को मेजर करता है, ना कि किसी अदर आशीर्वाद के फॉर्म में या किसी और दूसरे फॉर्म में मेजर करता। ऐसे मेजर नहीं करता कि हमने किसी चीज को किलो 2 किलो ऐसे बोल दिया, इससे मेजर नहीं करता। वो काहे में लिखता है? चीजों को मॉनेटरी फॉर्म में लिखता है। ठीक है, इसे वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी में नहीं लिखता चीजों को, काहे में लिखता है? ये मॉनेटरी वे में लिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बिजनेस को आशीर्वाद देके चला गया तो इसको उसको भी लिख लेगा, ये नहीं। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और वो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होने चाहिए, और उन्हीं ट्रांजैक्शन को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड करता है और मॉनेटरी वे में रिकॉर्ड करता है। ध्यान रखना, मनी वैल्यू जरूर होगी उसकी। अगला कह रहा है, अकाउंट रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ द बिजनेस। कौन से अकाउंट्स हैं जो ओनर को बताते हैं, ओनर की ओर इशारा करते हैं? तो कौन से अकाउंट हैं? एक है कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कैपिटल है, और दूसरा है ड्रॉइंग्स। ये दोनों अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो ड्रॉइंग और कैपिटल कैसे अकाउंट हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय ड्रॉइंग एंड लॉसेस। अगर मालिक ने कोई पैसा लगाया बिजनेस में, अगर मालिक ने कोई पैसा लगाया है और अगर कहीं लॉस हो जाए बिजनेस में, तो उसकी जो पर्सनल जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की थी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और अगर वो खुद ही निकाल ले गया पैसा, तो भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस। ध्यान रखना, आप इनमें से दोनों में से एक भी भर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। यहां पर भी आप एक भी भर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल डैश डैश ट्रांजेक्शन। कैसे ट्रांजेक्शन? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, तो बुक कीपिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, वो भी सिस्टमैटिक। कैसा रिकॉर्ड है? सिस्टमैटिक। ध्यान रखना, आप लिख सकते हो इस पॉइंट को बुक कीपिंग में। इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है? तो आप इसमें दो ऑप्शन लिख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर आप इसकी जगह एक और लिख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीजों को, इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई सा भी लिख दोगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला, इंटरनल यूजर्स आर द। इंटरनल यूजर्स को दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो हमारे डेटा को इंटरनली यूज करते हैं वो इंटरनल यूजर हो गए डेटा के, और जो बाहर के लोग यूज करते हैं वो एक्सटर्नल यूजर हो गए। लेकिन वो कह रहा है कि इंटरनल यूजर आर द ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कौन होते हैं? तो एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज जो वर्कर वर्क कर रहे हैं कंपनी में या फर्म में, और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इंटरनल यूजर हैं किसी भी डेटा के। कैसे यूजर है? इंटरनल यूजर है। ठीक, और बाहर के लोग होते हैं, जैसे हमने कोई डेटा बाहर के, हमने अपनी कंपनी का डेटा लिख के और किसी दूसरे को प्रोवाइड करवाया, सरकार को प्रोवाइड करवाया, क्योंकि हमें अपना डेटा देना होता है, प्रोवाइड करना होता है। तो वो कैसे यूजर हो जाएंगे? वो एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। ध्यान रखना, बैंक वगैरह है, बैंक को हमने अपना डेटा प्रोवाइड करवाया तो वो एक्सटर्नल यूजर हो गए। लेकिन खुद एम्प्लॉइज हैं फर्म में काम करने वाले, तो वो कौन हो गए? वो इंटरनल यूजर हो गए। अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता ही आता है, ये ध्यान रखना आप। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बुक कीपिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं बुक कीपिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग किनको लिखता है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को केवल रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। जबकि अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग एनालाइज एंड इंटरप्रेट रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? कि ये केवल रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शंस को। और जबकि ये क्या करेगा? अकाउंटिंग क्या करेगा? अकाउंटिंग उनको एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा। ध्यान रखना, फंक्शन, बुक कीपिंग के फंक्शन क्या है? बुक कीपिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। ये रिकॉर्डिंग भी करेगा और पोस्टिंग भी करेगा, मतलब लेजर में पोस्ट करेगा। पहले जर्नल बनाएगा, जर्नल बना के उन्हें लेजर में भी पोस्ट करेगा। तो पोस्टिंग भी करेगा और रिकॉर्डिंग भी करेगा। जबकि इसका फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट भी करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा। आपने बनाए होंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह, जो अकाउंटिंग का पार्ट है, और जर्नल एंट्री और लेजर वगैरह वो किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का पार्ट है। क्वालिफिकेशन, अब देखिए जनरल एंट्री बनाना एक ज्यादा क्वालिफाइड बंदे के लिए की आवश्यकता नहीं होती जनरल एंट्री बनाने के लिए, लेकिन बुक कीपिंग के बाद जब अकाउंटिंग का काम आता है तो वहां पर क्वालिफाइड बंदा चाहिए होता है। तो ध्यान रखना, बुक कीपिंग रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज वाला व्यक्ति भी बुक कीपिंग कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग नीड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज। ध्यान रखना, जहां यहां पर एक्सपर्टाइज
आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। विदाउट एक्सपर्टीज यू कांट रिकॉर्ड, यू कांट इंटरप्रेट द डेटा और यू कांट डू अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते बिना नॉलेज के, प्रॉपर नॉलेज के। तो ध्यान रखना, नॉलेज होगी तो आप अकाउंटिंग कर पाओगे। बुक कीपिंग एक सिंपल वर्क है, कोई भी आसानी से कर सकता है। आर्ट एंड साइंस, तो बुक कीपिंग एक आर्ट है। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। जबकि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक साइंस है। यहां पर आपको पर्सनल स्किल यूज करनी होती है, जबकि यहां पर कुछ सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, उसी को यूटिलाइज करना होता है आपको। तो ध्यान रखना कि ये एक आर्ट है और बुक कीपिंग एक आर्ट है, जबकि अकाउंटिंग एक साइंस है। इंटरडिपेंडेंस, बुक कीपिंग इज इंटरडिपेंडेंट। बुक कीपिंग क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, बट डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मीनिंग। ध्यान रखना, बुक कीपिंग अकाउंटिंग पर डिपेंड होती है। अब आपको भी सर बुक कीपिंग अकाउंटिंग पर डिपेंड होती है? हाँ, मीनिंग तभी निकलेगा इसका, बुक कीपिंग करने का सही मीनिंग तब निकलेगा जब अकाउंटिंग आगे उस डेटा को इंटरप्रेट करेगी और एनालाइज करेगी। इसके बिना, अकाउंटिंग के बिना इसका डेटा अधूरा सा रह जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, डिपेंड हो गया इस पर। और अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ये इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक ये डेटा नहीं देगी तब तक ये इसको इंटरप्रेट कैसे करेगी, एनालाइज कैसे करेगी। तो सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए? इंटरडिपेंडेंस हो गए, दोनों इंटरडिपेंडेंट है दोनों के ऊपर। तो वो कह रहा है कि अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन अ बुक कीपिंग फॉर एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। अगला, स्कोप, बुक कीपिंग हैज अ नैरो स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप थोड़ा छोटा है, क्यों? इसमें वाइडर स्कोप नहीं है। और अकाउंटिंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप, अकाउंटिंग का ब्रॉडर स्कोप है, इसमें आपके लिए बहुत सारे द्वारे दरवाजे खुल जाते हैं अकाउंटिंग के लिए, जबकि बुक कीपिंग एक नैरो स्कोप वाला वर्क है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन डेली। ये बुक कीपिंग आपने देखा हो, जनरल एंट्री रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड होती है, जबकि जब हम फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे होते हैं तो वो ईयरली तैयार कर रहे होते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस ईयरली तैयार होगा, आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह ये ईयरली तैयार होते हैं। तो ये कैसा वर्क हो गया? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेचर ऑफ वर्क, बुक कीपिंग इज अ क्लरिकल वर्क। बहुत ही क्लरिकल लेवल का व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग इज एनालिटिकल, और ये एनालिटिकल वर्क है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसको वही कर सकता है जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगी, वही व्यक्ति इसको कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके भी आने के चांसेस बहुत हद तक रहते ही रहते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर बताइए। तो दो प्रकार के डिस्काउंट आपने पढ़े होंगे जनरल एंट्री बनाते समय, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो लगभग क्या, हर मिडिलमैन को, मिडिलमैन मतलब हर वो व्यक्ति जो चैनल में आता, चैनल के फॉर्म में आता है, हर वो व्यक्ति जो गुड्स को होलसेल में परचेज करके और किसी कस्टमर को सेल करता है, उसको हर हालत में ट्रेड डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, क्योंकि बिना ट्रेड डिस्काउंट के वो बिजनेस ही क्यों करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति से हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में फर्दर सेल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जिस व्यक्ति से वो प्रोडक्ट जब खरीद के लाते हैं तो उस पर हम कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, ताकि हम आगे उसको बढ़ा के और रेट में बेच सके। नहीं तो अगर वो उसी रेट में, अगर प्रिंटेड प्राइस में ही अगर हमें फैक्ट्री वाला ही बेचेगा, तो हम आगे उसे प्रिंटेड प्राइस से तो ऊपर हम बेच नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें उस प्रिंटेड प्राइस पर क्या चाहिए होता है? डिस्काउंट चाहिए होता है, ताकि हम आगे उसे प्रिंटेड प्राइस पर कस्टमर को बेच सके। तो ऐसी स्थिति में जो होलसेलर होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो जब गुड्स मिडिलमैन को बेच रहे होते हैं, जो चैनल्स वाले होते हैं रिटेलर्स को बेच रहे होते हैं, तो रिटेलर्स उनसे क्या मांग रहे होते हैं? डिस्काउंट मांग रहे होते हैं कि तुम डिस्काउंट हमें दे दीजिए इस पर। और वो जो डिस्काउंट होता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट हर किसी बिजनेसमैन को मिलता है, ध्यान रखना। जबकि कैश डिस्काउंट डिपेंड करता है कौन के ऊपर? सेलर के ऊपर, उसे देना है या नहीं देना है। क्योंकि कैश डिस्काउंट तो जनरली किसके लिए दिया जाता है? अगर हमें कैश इंस्टेंटली रियलाइज करना हो तो हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट केवल कैश के पेमेंट के टाइम पर ही दिया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट तब भी दे दिया जाता है जब कैश में पेमेंट नहीं हो रहा हो। कंपलसरी डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, जबकि कैश डिस्काउंट कंपलसरी दिया जाने वाला डिस्काउंट नहीं है। खैर, हम यहां पढ़ते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ट्रेड डिस्काउंट के? दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स की सेल अगर आपको बढ़ानी है तो आप ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दीजिए। 20% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं हम, 30% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, 50% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अब 100 रुपया रेट लिखी हुई है और 50% ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो 50 रुपए में बेच देगा वो आपको। अब आप कस्टमर को जाके उसे 90 में टपा दीजिए, 70 में टपा दीजिए, 80 में टपा दीजिए, तो कस्टमर से आपने अच्छा खासा बेनिफिट कमा लिया। क्यों? आपने वहां से अच्छा डिस्काउंट ले लिया था, ट्रेड डिस्काउंट। कभी कभी कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है उसके ऊपर। क्या डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू एनकरेज द कस्टमर टू मेक एन अर्ली पेमेंट। यहां पर हमें जब पेमेंट जल्दी निकालना होता है, अर्ली पेमेंट निकालना होता है कस्टमर से, तो ऐसी स्थिति में हम उसको एक लालच और दे देते हैं कि आपको इतना तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा कि आपको ये जो वस्तु है इस पर
20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम पर पेमेंट दे देते हो, इतने समय में पेमेंट दे देते हो, 5% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा अगर पेमेंट दे रहे हो तो जो पेमेंट के ड्यूरिंग जो डिस्काउंट दिया गया है वो कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लिखते ही नहीं है, उसका तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते डेटा, उसको तो बस क्या करते हैं, डिडक्ट करके और अमाउंट लिख देते हैं। जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसको तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है कि कितने का कैश डिस्काउंट हमने प्रोवाइड किया है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू एनकरेज द कस्टमर टू मेक एन अर्ली पेमेंट। टाइम, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ये टाइम लिखा है, ध्यान रखना, टाई ऑफ नहीं है, टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो ये कब प्रोवाइड किया जाता है? जब किसी गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं तभी ये डिस्काउंट क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। या सेल कर रहे होते हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर को क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपने जिससे गुड्स परचेज किया वो आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। लेकिन कैश डिस्काउंट कब प्रोवाइड किया जाता है? जब पेमेंट दिया जा रहा होता है तभी हम कैश डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है और कौन से डिस्काउंट को केवल डिडक्ट करके लिख दिया जाता है। तो देखिए, अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस डिस्काउंट इज नॉट डन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखा ही नहीं जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को, दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट को लिखना ही पड़ेगा आपको डिस्काउंट के फॉर्म में। अगर आपको मिला है कैश डिस्काउंट तो आपकी इनकम हुई है, मतलब आपको बेनिफिट हुए, इसलिए आप क्रेडिट साइड दिखाओगे उसे। और अगर आपने दिया है डिस्काउंट तो आपका नुकसान हो गया। क्यों? डिस्काउंट देना मतलब आपको जो पेमेंट मिलना था उससे कम पेमेंट मिला है, कैश डिस्काउंट, तो फिर ऐसी स्थिति में इसे हम डेबिट साइड दिखाएंगे। ये ध्यान रखना, आपने जनरल एंट्री की होंगी तो आपको पता होगा। अमाउंट, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द गुड्स। आप ट्रेड डिस्काउंट काय पर दिया जाता है? प्रिंटेड प्राइस पर। 100 रुपए लिखी है चीज वस्तु पर, उसी 100 रुपए पर क्या किया जाएगा, आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 20% होगा तो 80 रुपए की चीज होगी। अब उस 80 रुपए पर अगर आपको और एडिशनल अगर कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है तो उस 80 रुपए पर जो और डिस्काउंट निकाला जाएगा, मान लो 80 रुपए पर और 5% डिस्काउंट मिल गया, तो जब 80 रुपए पर या 10% डिस्काउंट मिल गया 80 रुपए पर, तो जो और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, जैसे 80 रुपए पर 10% डिस्काउंट मिल गया तो 8 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, तो अब आपको और कम पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब कम पैसा देना पड़ेगा। तो जो 8 रुपया का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया है वही कैश डिस्काउंट, और इसको लिखना भी पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखना, क्या, दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द अमाउंट टू बी पेड और ड्यू बाय द कस्टमर। तो क्या ड्यू थी कि 100 की चीज खरीदी थी, जो जब 100 की चीज खरीदी है तो हम उसे कितने रुपए देने जाएंगे, 100 रुपए देने जाएंगे, लेकिन हमने उससे डिस्काउंट की बात करी थी, 20% उसने डिस्काउंट प्रोवाइड किया था तो हम 80 रुपए देंगे उसको। लेकिन 80 रुपए निकाल कर देने से पहले हम उससे कहेंगे भाई साहब आपने 10% डिस्काउंट की और बोली थी कि 10% और डिस्काउंट देंगे, तो 10% डिस्काउंट की जब उसने और बोली थी तो हम 10% डिस्काउंट और कटवा लेंगे उससे, 8 रुपया और कटवा देंगे। तो वो जो 8 रुपया तब काट रहा है जब हमने पेमेंट उसको टाइम पर पे किया है तब। तो ऐसी स्थिति में वो जो 8 रुपीज जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है और इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो अब 80 रुपए नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने परचेज किया है तो अब 80 रुपए की बजाय आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, 72 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, बाकी 8 रुपीज आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया। और इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं और इसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में लिखते हैं। इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस प्राइस से डिडक्ट कर दिया जाता है, जो इनवॉइस में रेट लिखी होती है उसी में से डिडक्ट कर दिया जाता है। जबकि क्वेश्चन ऑफ शोइंग दिस डिस्काउंट इन द इनवॉइस डज नॉट अराइज, और ऐसी बात ही नहीं उठती। क्यों? ये तो कैश डिस्काउंट है, ये तो जो पेमेंट करना है उसी पर होता है, तो पेमेंट के समय पेमेंट वाली अमाउंट पर ही डिडक्ट होता है। तो ट्रेडर कंसर्न, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द कस्टमर्स। ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया जाता है? ऑल द कस्टमर, सभी कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, सभी कस्टमर्स को। जबकि कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ओनली टू दोज कस्टमर हु मेक अर्ली पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना तो कोई व्यक्ति फिर हमारे गुड्स को आगे सेल ही नहीं करेगा। जबकि कैश डिस्काउंट हमारी इच्छा है, अगर व्यक्ति टाइम से पेमेंट कर रहा है, टाइम टेबल से पैसा दे रहा है, तो हम उसको ये डिस्काउंट दे सकते हैं। सभी जगह डिस्काउंट चलते हैं लगभग। आप भी देखिए कि जहां कहीं भी हम पेमेंट भी, अगर हम फीस भी भर रहे हैं तो अगर एक बार में पैसा पूरा पेमेंट अर्ली पेमेंट कर रहे हैं किसी का, तो वहां पे भी हमें क्या मिल सकता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन जो लेट फीस भर रहे हैं, टाइम से नहीं भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो कैश डिस्काउंट केवल और केवल क्या है, जल्दी पेमेंट रिसीव करने का एक तरीका है, जरिया है। अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, इसकी अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो 20%, 30%, 50% तक होती है, मतलब बड़ी अमाउंट होती है, ह्यूज अमाउंट होती है। जबकि इसकी अमाउंट, कैश डिस्काउंट की अमाउंट लेस अमाउंट होती है, क्योंकि आपको डिस्काउंट तो पहले से दे चुके हैं हम, ये तो बस हमें अपना पैसा रियलाइज करना है, इस चक्कर में आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये अमाउंट कैसी हो सकती है, थोड़ी कम अमाउंट होगी, ध्यान रखना। तो द अमाउंट ऑफ द कैश डिस्काउंट इज लेस। ओके, अगला आता है इसमें बोथ द डिस्काउंट टुगेदर। क्या दोनों डिस्काउंट को साथ साथ लिखा जा सकता है? हाँ, अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया हो किसी व्यक्ति को और उसने पेमेंट भी साथ कर दिया हो और कैश डिस्काउंट भी हो उसमें साथ में, पेमेंट भी आ रहा हो, ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, तो दोनों को साथ साथ लिख दिया जाएगा। जबकि along with the trade discount, कैश डिस्काउंट कैन also be given। ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ क्या दिया जा सकता है, कैश डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए एक ही शर्त है कि वो पेमेंट साथ ही साथ कर रहा होगा। जबकि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट along with the कैश डिस्काउंट। जरूरी नहीं है कि आपको
कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़े। ठीक है, कैश डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही दिया जा चुका होता है जब पेमेंट हो रहा होता है। और जबकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जा रहा होता है तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ हम क्या दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, अलोंग विद द ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैन आल्सो बी गिवन। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट अलोंग विद द कैश डिस्काउंट। तो ठीक है, आपको इस में से 4-5 पॉइंट, देखिए आपको इतने बहुत सारे पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, आपको जो 4 पॉइंट समझ में आते हैं वही 4 पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 4-5 पॉइंट्स याद कर लेते हो और उन्हीं को लिख देते हो तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि पूरे इतने सारे पॉइंट्स हमें करने हैं, केवल उतने ही पॉइंट्स आप कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हो। अगर 2 नंबर में आया है क्वेश्चन तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, और 3 में आया तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 में आया तो 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चीजों को वेरी कर सकते हो। अगला कह रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जैसा कि नाम में छुपा हुआ डबल एंट्री, 2 साइड एंट्री होती होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और बराबर बराबर अमाउंट से होती होगी, और 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, 1 अकाउंट रिसीव द बेनिफिट व्हाइल द अदर अकाउंट सैक्रिफाइस इट। ध्यान रखना, तो एक डेबिट साइड का होता है जबकि एक क्रेडिट साइड का होता है, दोनों की एंट्री हमें करनी ही होती है। रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड, और दोनों कैसे साइड में होते हैं, अपोजिट साइड में, मतलब इन एवरी ट्रांजैक्शन 1 अकाउंट इज डेबिटेड जबकि अनदर अकाउंट इज द अदर इज क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड पैसा कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। जितने अमाउंट पैसा डेबिट साइड में भरी गई है उतनी अमाउंट किसमें भरी जाएगी, क्रेडिट साइड में भरी जाएगी। द टोटल अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, आगे वो कह रहा है मीटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये ध्यान रखना कि जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे होते, मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा कर रहे होते हैं। मतलब असेट एंड लायबिलिटी को दोनों को कैसा रख रहे होते हैं, बराबर रख रहे होते हैं, इक्वल फॉर्म में रख रहे होते हैं। देखिए कैसे, एवरी ट्रांजैक्शन फॉलो द इक्वेशन असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ रखा होगा, ये हमेशा इक्वल हो रही होती है। यही तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो बराबर होती है ना, इसी के कारण ये सब कुछ क्या चल रहा होता है, बराबर चल रहा होता है। इफ एनी ट्रांजैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देयर इज एन एरर, तो वहां पर कहीं ना कहीं गलती है इन रिकॉर्डिंग, नॉट इन द सिस्टम। ध्यान रखना, साइंटिफिक सिस्टम बड़ा ही साइंटिफिक सिस्टम है। जब सारी चीजें सुटेबल तरीके से बैठ रही हैं तो इसका मतलब साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि साइंस लगी हुई है इसमें, बिना नियमों के कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। दिस सिस्टम फॉलो द वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेकिंग इट अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिल्कुल लॉजिकल मेथड है, कोई भी पर और एंड बट लेकिन कुछ नहीं कर सकता, इसमें ध्यान रखना। इसमें सीधा सीधा लॉजिकल सिस्टम लगा हुआ है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड यूज हुए हैं पूरे के पूरे। चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशंस के बारे में पूछा जाए तो आप एजम्पशंस के बारे में क्या बताओगे, तो एजम्पशन क्या होती है, मान्यताएं होती हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं वो क्या है, तो समझिए अकाउंटिंग से रिलेटेड मान्यताएं क्या है। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, कि जो बिजनेस है उसकी जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी जो है उसके प्रति क्या मान्यता है, क्या धारणा है, समझिए। तो ए बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कैसा माना गया बिजनेस को, फ्रॉम इट्स ओनर। मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। अगर मालिक बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाता तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ड्राइंग के रूप में, और पैसा लगा जाता है तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कैपिटल के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होगा मालिक भी अगर बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब मालिक और बिजनेस अलग अलग हैं, एक नहीं है। एक होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ओनर ने जो पैसा लगाया उसके बदले उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिजनेस उठा के चल दे, क्यों, क्योंकि बिजनेस पर उसका अधिकार तो है, पर वो बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। कैसी एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। तो ध्यान रखना, कैसी एंटिटी आपसे पूछा जाएगा, बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। हाँ, अगर बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो पर्सनल ट्रांजैक्शन हुए, जैसे घर पे अभी उसने हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि बच्चे की फीस एक पिता ने भरी थी और बच्चे की फीस उसने अपने पर्सनल अकाउंट से भरी थी, तो क्या उसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों एक नहीं है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है, गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब कंटिन्यू रहना, चलते रहना। तो ये एक ऐसा अजम्पशन है बिजनेस के लिए कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग indefinitely unless there is evidence to suggest otherwise। ध्यान रखना, बिजनेस परमानेंट चलता रहेगा। अगर इसके बारे में ऐसा कुछ कहा गया नहीं है कि कितने इतने समय बाद ये स्टॉप हो जाएगा, तब तक तो ये बंद होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसे पहले से लॉ लगा हुआ है कि भैया इतने समय बाद ये बंद हो जाएगा तो बंद होगा, अदरवाइज ये बंद होने वाला नहीं है, इंडेफिनेटली चलता रहेगा। मॉनेटरी यूनिट अजम्पशंस। ये मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन क्या है,
only transaction that can be measured in monetary terms are recorded in the accounting। जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। ऐसी चीजें जो मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं हो सकती, जिनका बिजनेस पर मॉनेटरी फॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई साधु महाराज आया, उसने कहा आपका बिजनेस खूब फ्लोरिश हो, खूब आशीर्वाद है आपको। अब वो तो कहेगा 10 करोड़ का आशीर्वाद है, लेकिन मेन चीज ये है कि जब तक उसका मॉनेटरी इफेक्ट नहीं पड़ा तब तक हम उसे कोई रिकॉर्ड करने वाले नहीं। या आशीर्वाद ही कह गया वो, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म को ही रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, और अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। भारत में 31 मार्च अकाउंटिंग जो है एंडिंग होती है। मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टू ट्रैक परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम मंथली, क्वार्टरली ऐसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहां अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो उसी समय हमारी बैलेंस शीट बनती है, जनरेट होती है। तो अगला आता है, वो था अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ मान्यताएं। क्या क्या मान्यताएं थी? आपने ये मान्यता देखी। पहली मान्यता देखी आपने कि बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, ये मॉनेटरी टर्म को ही लिखेगा। और अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन कि ये अपने अकाउंट एक सिस्टमैटिक समय पर तैयार करेगा। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स एक्चुअल में सिद्धांत होते हैं, और प्रिंसिपल किसी के लिए जनरल गाइडलाइन होती है। उन गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए भी तो कुछ प्रिंसिपल बने होंगे ना? बिल्कुल प्रिंसिपल बने होंगे। क्या प्रिंसिपल बने अकाउंटिंग के लिए? तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस को आपने देखा होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हम पहली अजम्पशन में भी देखा हमने इसको, कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो ए बिजनेस इज ट्रीटेड, बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट एंटिटी, अलग, बिल्कुल मालिक से अलग, फ्रॉम इट्स ओनर। नेक्स्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट प्रिंसिपल, पैसे की फॉर्म में ही चीजों को मेजर करता है, ध्यान रखना। तो ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। यू नो, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, assume the business will continue indefinitely। और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हो गया कि एक सिस्टमैटिक समय से, सिस्टमैटिक तरीके से और टाइम पर क्या बनाए जाएंगे, अकाउंट तैयार किए जाएंगे स्पेसिफिक पीरियड में, ध्यान रखना। और कॉस्ट प्रिंसिपल, असेट आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, और हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जो है असेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी एक प्रिंसिपल है, डुअल एस्पेक्ट्स। आप तो 4 लिख देना कोई से भी, कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल लिख देना, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लिख देना, गोइंग कंसर्न लिख देना। तो आप इनमें से कोई सा भी प्रिंसिपल लिख देना, 4 प्रिंसिपल आपको लिखना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न नॉट व्हेन रिसीव्ड। ध्यान रखना, जब वो अर्न हो जाएगा तभी लिख लिया जाएगा, ना कि रिसीव्ड हो रहा है तब लिख रहे हैं। मतलब एक्रूअल प्रिंसिपल है। कैसा? कि हम पैसा कमा ले, लिख लेंगे, मिला देंगे, कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिलेगा, हम उसे असेट साइड दिखा देंगे बैलेंस शीट में। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड रेवेन्यू। ध्यान रखना, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ये भी बनता है कि हमें अपने पूरे डेटा को सिस्टमैटिकली फुली डिस्क्लोज करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये प्रिंसिपल में लिखा हुआ जनरल गाइडलाइन है हमारे लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हाँ, और ये प्रोवाइड करते ही करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अगला आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रिकॉर्ड द लोअर वैल्यू व्हेन चूजिंग बिटवीन टू। जब दो वैल्यू, हमें कंजर्वेटिज्म मतलब छोटी सोच, कंजर्वेटिज्म मतलब छोटी सोच। यहां पर भी हमें छोटी सोच लेके चलना है, छोटी वस्तु सिलेक्ट करना है। मतलब हम जब कोई एसेट को लिख रहे हो तो उसकी कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करें? तो रिकॉर्ड द लोअर वैल्यू व्हेन चूजिंग बिटवीन टू। दो चीजों में सिलेक्ट कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? लोअर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जब कोई चीज की वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हो तो हम कम मान के चलेंगे, उसको ज्यादा आंक के नहीं चलेंगे, ज्यादा मान के नहीं चलेंगे। असेट्स हमें कुल मिलाकर, हमें किसी का पेमेंट करना है तो पूरा पेमेंट करना है, ये हमें सोच के चलना है। और किसी से पैसा लेना है तो उसको हम फुली रियलाइजेबल नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं कुछ उसमें क्या हो सकते हैं, डूब भी सकता है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लेके चलना है हमें, कम कम चीजें आंक के चलनी है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। और जो हमने एक बार मेथड अप्लाइड कर दिया वही मेथड हमें कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से एक बार डेप लगा दिया तो अब आपको उसी मेथड से लगाना है, या फिक्स मेथड से आपने डेप लगाया है तो फिर उसी मेथड से डेप लगाना है। मतलब जो आपने मेथड एक बार सिलेक्ट किया है, या गुडविल आप कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले आपने कौन से मेथड से कैलकुलेट की थी, अब उसी मेथड से आपको कैलकुलेट करना होगी। तो ये क्या होता है? ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है हमें, कि हम जो पहले हमने एक बार जिस तरीके से हमने जिस सिस्टम से चीजें की है उसी सिस्टम से हम आगे भी करेंगे।
मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ओनली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, उन्हीं को लिखा जाएगा जो बिजनेस में सिग्निफिकेंट है, बिजनेस से रिलेट करती है, बिजनेस के लिए आवश्यक है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। जब ट्रांजेक्शन दोनों ही जहां पर प्रोडक्ट बना है और उसी स्टेट में प्रोडक्ट बिका है तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गए। कैसे ट्रांजैक्शन हो गए? इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जबकि गुड्स किसी स्टेट में बना और दूसरे किसी स्टेट में गुड्स बेचा है, मतलब यहां बना और दूसरे किसी स्टेट में बिका है, तो दोनों के बीच में जो टैक्स जीएसटी लगेगी वो इंटर स्टेट जीएसटी लगेगी। मतलब स्टेट में ही बन रहा है और स्टेट में ही बिक रहा है तो इंट्रा स्टेट, और अगर दूसरे स्टेट में बिक रहा है तो उसमें इंटर स्टेट लगेगा, उसमें आईजीएसटी लगाएंगे हम। कौन सी लगाएंगे? आईजीएसटी। और इसमें जब इंट्रा में होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। खैर हम यहां पर जीएसटी के क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। जीएसटी के जो आपने जनरल एंट्री की होंगी उसमें आपने सीखा होगा, और मैं भी जनरल एंट्री कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोगों को। अभी हाल फिलहाल एलिमिनेशन ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट्स, मतलब रिमूव टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो बार बार टैक्स लगता है ना उस इफेक्ट को रिमूव कर देता है जीएसटी, क्योंकि एक बार जीएसटी लगता है। रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन, और ओवरऑल टैक्स के बर्डन सारे टैक्स हटा देता है। जब जीएसटी लग गया तो फिर और कोई टैक्स नहीं लगता है, तो एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हो जाता है। इसलिए जीएसटी कि ये फायदा है कि एलिमिनेशन कर देता है कैस्केडिंग इफेक्ट्स, कई और जो टैक्स लग रहे होते हैं, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग रहे होते हैं, उनको हटा देता है। इसलिए जीएसटी ये लिखा गया है एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, कि रिमूव टैक्स ऑन टैक्स, रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन। तो जीएसटी का ये फायदा हो गया। अगला है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, और बड़ा ही सिंपल है जीएसटी लगाना, बहुत ही सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस विद इन अ सिंगल सिस्टम, बहुत सारे टैक्सेस हटाकर एक सिंगल टैक्स लगा दिया, इसलिए सिंपल सिस्टम हो गया। यूनिफॉर्म टैक्सेशन, एंश्योर अ कंसिस्टेंट टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में एक ही जैसा टैक्स रेट रहेगा, तो ये यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम भी हो गया। तो जीएसटी का एक ये भी फायदा है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन है, और बूस्ट टू इकोनॉमी, और इसमें जीएसटी में चोरी कम हो पाती है, टैक्स इवेजन कम हो पाता है, इस चक्कर में इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, सरकार को भी फायदे होते हैं। इंप्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस एंड रिड्यूसेस इवेजन, इवेजन मतलब टैक्स की चोरी रुक जाती है इससे, एंड लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है इससे। तो आप इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट लिख देना। इंक्रीज द इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हायर टैक्स कलेक्शन हो जाता है ड्यू टू बेटर कंप्लायंस। तो सीधी सी बात यह है कि जब जीएसटी जब से अप्लाई हुआ है तब से बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं। एक तो टैक्स ज्यादा रियलाइज होने लगा है, टैक्स ज्यादा आने लगा है सरकार के पास। दूसरा, टैक्स के जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स है वो भी कम हो गए, क्योंकि पहले जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे वो भी खत्म हो गए, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आने लगा। तो जीएसटी के ये कुछ ऐसे फायदे हैं, आप लोगों इसमें से कोई 4 फायदे लिख देना। और एनकरेज द डिजिटल ट्रांजैक्शन, और जीएसटी आप ऑनलाइन भर सकते हो जीएसटी नंबर के थ्रू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है। तो फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट एंड फिलिंग, मेकिंग द प्रोसेस इजियर। ठीक है, तो ये जीएसटी के बारे में हो गया। अगला आता है हमारा व्हाट आर द सोर्सेस और सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो मैं अब आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं। सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जनरल एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो, कैसे रिकॉर्ड कर पाते हो? आपके पास कुछ रसीदें होती हैं, कुछ पर्चियां होती हैं। जैसे हम बाहर मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी कुछ ना कुछ हमें पर्चियां मिलती हैं, रसीदें मिलती हैं। हम किसी होटल पर भी खाना खाने जाते हैं, वहां से भी हमें एक रसीद मिलती है। उस रसीद के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने घर पर आकर उसके जो ट्रांजैक्शंस हुए उन ट्रांजैक्शंस को क्या कर पाते हैं? रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो वो जो रसीदें होती हैं वही रसीद क्या है? वो रसीद ही क्या है? वही सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब अलग अलग प्रकार के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, कहीं हमने डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं, और उनकी अलग अलग प्रकार की रसीदें होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझिए, देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और रिटर्न प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक रिटर्न प्रूफ होता है जो हमें मिला होता है या दिया होता है हमने किसी को। दीज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट, और मेन वाउचर्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। ये दे इंक्लूडेड। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आते हैं? तो देखिए, एक तो आता है कैश मेमो। ये आपने बहुत कई बार देखा होगा, कैश मेमो यूज्ड फॉर कैश सेल्स एंड परचेज। जब आपने कोई भी चीज कैश में बेची हो, कैश में खरीदी हो, तो उसमें जो पूरी डिटेल लिखी होती है वही कैश मेमो होता है कि आपने इतना पेमेंट नगद दे दिया या ले लिया। इनवॉइस यूज फॉर क्रेडिट सेल्स एंड परचेज। इनवॉइस काय के लिए यूज किया जाता है? तो इनवॉइस यूज किया जाता है अगर आपने किसी को उधार या नगद गुड्स खरीदा बेचा है, तो अब उससे भी तो रसीद ली दी गई होगी, तो उसको हम इनवॉइस कहते हैं। लेकिन नगद चल रहा हो तो कैश मीमो है, और उधार चल रहा हो बिजनेस का ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए कैश मीमो नहीं, इनवॉइस है। ध्यान रखना, आपको ये दो तो करने करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, रिसीट इशूड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड। जब किसी ने हमें चेक, जब हमने किसी गुड्स बेच दिया, बहुत दिनों पहले हमने किसी को इनवॉइस भेज दिया था, मतलब अब कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं पेमेंट भेज रहा हूं, तो जैसे वो पेमेंट भेजेगा तो हम उसे रिसीट जारी करेंगे। क्या इशू करेंगे? रिसीट। और या फिर उसे चेक के थ्रू भेजा होगा तो भी हम उसे रिसीट जारी करेंगे, तो वो क्या कहलाती है? इशूड व्हेन कैश और चेक। अब हम देखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि हमने पास्ट में जो ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में या तो गलती से कोई मिस्टेक हो गई होती है, और जो मिस्टेक हो गई होती है उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। या तो
हमने परचेज किया था गुड्स, उस समय कोई मिस्टेक हुई है तब डेबिट क्रेडिट नोट हो सकता है, या फिर जब हमने सेल्स किया था गुड्स तब कोई मिस्टेक हुई है तभी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो सकता है। अब आप समझिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे, किस तरीके से बनाया जाता है और कौन इशू करता है और क्यों, क्या कारण है कि वो डेबिट नोट है और क्या कारण है कि वो क्रेडिट नोट है। तो देखिए सबसे पहली बात तो डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द परचेजर। देखिए हमने किसी व्यक्ति से गुड्स परचेज किया था और परचेज किया था तो हमने उस व्यक्ति को परचेज करते समय, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गुड्स आया है, मान लीजिए कि हमारे पास आया है, परचेज आई है हमारे पास, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये लीजिए मेरे पास राम से परचेज आई है ना, बिल्कुल आई है। राम मेरे यहां क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमसे गलती क्या हो गई, गलती हो गई हमसे यहां पर कि या तो गलती हो गई या गलती नहीं हुई, हमने बस राम से जो गुड्स खरीदा था वो 10,000 का खरीदा था और इसमें से हमने 10,000 में से 2,000 का गुड्स उसे रिटर्न कर दिया। कितने का गुड्स रिटर्न कर दिया, 2,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। तो राम को जब रिटर्न किया होगा, हमने जो परचेज किया था उस परचेज को अब क्या कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया तो अब राम को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे कि राम डेबिट हो जाएगा। बताइए आपको पता है ना ये राम्स अकाउंट डेबिट क्यों डेबिट हो जाएगा, जब उससे खरीदा था, उसने गिवर था तो उस समय क्रेडिट हुआ था, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एंट्री पलट दी जाएगी। तो पलट दी जाएगी तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन हुआ वो एक्चुअल में परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ। किसका ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ। तो यहां पर राम को हमने डेबिट किया या नहीं किया, तो राम को बिल्कुल डेबिट किया। तो राम को जब डेबिट किया है तो राम को इस बात के बारे में पता भी तो होना चाहिए, इस एविडेंस, इसके लिए कोई एविडेंस भी तो इशू होना चाहिए कि हाँ हमने तुझे भाई रिटर्न किया था और उसका एक एविडेंस भी, एक डॉक्यूमेंट भी है। तो उसी डॉक्यूमेंट के रूप में, उसी सोर्स के रूप में हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं कि राम को हमने डेबिट कर दिया इसलिए डेबिट नोट हो गया। और आगे फ्यूचर में जब हम राम को पेमेंट करेंगे तो इस डेबिट नोट को भी हम सामने रखेंगे और उससे कहेंगे कि भैया देखो डेबिट नोट है तुम्हारे, एक डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि हमने तुम्हें क्या किया था, कुछ गुड्स रिटर्न किया था, अब उसका पैसा हम नहीं देंगे आपको, केवल 10,000 में से 2,000 का रिटर्न कर दिया तो 8,000 रुपए देंगे क्योंकि यहां से कुछ रुपए कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए डेबिट नोट भी एक एविडेंस के तौर पर हमें क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। और ऐसे ही क्रेडिट नोट भी होता है। क्या होता है, क्रेडिट नोट भी होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है कि क्रेडिट नोट इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा था, अब खरीदा नहीं है, अब बेचा था, ठीक है, अब बेचा था, अब जब उसको बेचा था वो आ गया कुछ सामान वापस करके चला गया। जैसे मान लीजिए हमने बेचा था, कुछ गुड्स बेचा था, सीताराम को बेचा, सीताराम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए 5,000 का गुड्स बेचा था हमने, अब 5,000 का गुड्स बेचा था तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद हमें पता लगा कि सीताराम को ये गुड्स पसंद नहीं आया, 1,000 का गुड्स वो वापस करके चला गया। अब वापस करके चला गया तो अब ये सेल्स रिटर्न होगी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री ये बनेगी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सीताराम क्रेडिट हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं होगा। तो सीताराम क्रेडिट हो गया अब आपके यहां, तो अब ऐसी स्थिति में सीताराम को आपको क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो एक जगह डेबिट नोट इशू करना पड़ रहा है, वो भी क्या है, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो किसी चीज का एविडेंस है, और ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये भी एविडेंस है, और इससे ये प्रूव होता है कि हाँ भाई तू इतना सामान हमें वापस कर गया था और इसलिए हमने तुझे क्रेडिट कर दिया है और इसके लिए मैंने तुम्हें क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया, क्रेडिट करने का नोट इशू कर दिया तुम्हें, पैसे वाला नहीं। नोट मतलब एक प्रकार का डिटेल जो है, हमने जो लिख रखी है वो इशू कर दी, उसे बता दी और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सही बात है, हमने भी उसे इशू कर दिया और उसने, वो हमें इशू कर सकता है और हम उसे इशू कर सकते हैं। ध्यान रखना ये दोनों तरफ से इशू हो सकता है, ठीक। वैसे तो जो डॉक्यूमेंट बना रहा होता है, मेन डॉक्यूमेंट जिसने बनाया होता है वही इशू करता है। तो ध्यान रखना, आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ में आ गया होगा। आप अभी थ्योरी में पढ़ रहे हो इसलिए आपको जब हम चैप्टर में न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो डेबिट नोट इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय दी परचेजर और क्रेडिट नोट इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय दी कस्टमर्स, ठीक है। अगला देखिए, डिपॉजिट या फिर पे इन स्लिप, ये क्या होती है, ये आपने सबने देखी होगी। जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है, उस रसीद से हम पैसा जमा करते हैं। एक पर्ची वो रख लेते हैं बैंक वाले, आधी पर्ची हमें पकड़ा देते हैं। वही क्या होती है, यूज्ड फॉर द डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन द बैंक। चेक और कैश बैंक में जमा करते समय हमें आधी जो पर्ची मिलती है ना, वही क्या होती है, पे इन स्लिप होती है या डिपॉजिट स्लिप होती है, ठीक है। अगला चेक तो आप जानते ही हो, पेमेंट ऑर्डर
फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट टू बी पेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। इसको तो कौन नहीं जानता, चेक को सभी जानते हैं और ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। चालान यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। ध्यान रखना, ये क्या है, चालान किसके लिए यूज किया जाता है कि यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप, लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो उसमें चालान लगता है। अगला, परचेज ऑर्डर, डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय द बायर टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, सप्लायर से गुड्स ऑर्डर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो क्या होता है, परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट होता है। तो ये थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट, इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये केवल और केवल एविडेंस होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम अकाउंटिंग जो हो रही है, जो पूरी बुक कीपिंग का जो कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरी एंट्रीज, वो केवल और केवल किसके आधार पर कर पा रहे हैं, हम इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर कर पा रहे हैं। आगे देखिए, ये तो फिर डिटेल में है सब कुछ, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ये कैश मेमो क्या है, इशूड व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश, प्रोवाइड डिटेल लाइक गुड्स परचेज, क्वांटिटी, रेट, डेट एंड अमाउंट पेड, ये सब कुछ कैश मेमो में लिखा रहता है। एंट्रीज आर मेड इन द कैश बुक बेस्ड ऑन दी कैश मेमो। कैश मेमो से रिलेटेड एंट्री पूरी की पूरी किसमें चली जाती है, कैश बुक में चली जाती है, आपको पता ही होगा। द सेलर गिव्स द ओरिजिनल कॉपी टू द परचेजर एंड कीप द कार्बन कॉपी। ठीक है, सेलर क्या करता है, ओरिजिनल कॉपी तो परचेजर को दे देता है और अपने पास क्या रखता है, कार्बन कॉपी रखता है, कैश मेमो कहलाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी होटल वगैरह में कुछ खाने पीने जाते हैं तो वहां भी हमें कैश मेमो मिलता है, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगा रहते हैं, वो कार्बन कॉपी अपने पास रख लेते हैं और जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमें फाड़ के दे देते हैं। तो ये तो खैर हम अपने रेगुलर यूजेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में एक अलग तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न बना होता है, पूरा एक ऐसा कैश मेमो का पूरा उनकी एक डायरी होती है, उसमें सब सारे कैश मेमो लिखे रहते हैं, उनके नंबर लिखे रहते हैं पूरे बाकायदा। खैर अगला है इनवॉइस, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, इनवॉइस पढ़ा दिया, रिसीट पढ़ा दिया मैंने आपको, डेबिट नोट पढ़ा दिया, क्रेडिट नोट पढ़ा दिया और डिपॉजिट पे इन स्लिप पढ़ा दिया, चेक पढ़ा दिया, चालान पढ़ा दिया, ऑर्डर पढ़ा दिया। ठीक है, ये मैं आपको पूरे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, डिटेल में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही पढ़ा दिया उनको। फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगला आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज लगाकर। एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश 1 लाख रुपीज इन्वॉल्व करके, तो कैश 1 लाख लगाया है तो कैश तो बिजनेस में आया होगा, लेकिन लगाने वाला कौन है, ओनर, तो कैपिटल भी आई होगी बिजनेस में। तो एक साइड कैश आ गया असेट्स की साइड और दूसरी साइड लायबिलिटी और कैपिटल साइड, कैपिटल आ गई कितने की, 1 लाख की। दोनों साइड का बैलेंस क्या होगा, बराबर बराबर। कैश कितना है फर्म में, 1 लाख, लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख, तो दोनों बराबर हो गई। तो कैश एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी जो है वो कैसी होगी, बराबर होगी दोनों साइड की। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यही करके दिखा रहा हूं, इसमें 3 ही, देखिए 3 ही एंट्री है, मैं तुरंत कर दूंगा इस क्वेश्चन को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके बिजनेस में कैश आया होगा, असेट साइड क्या आया होगा, कैश आया होगा। कैश कितना आया होगा, 1 लाख रुपए का कैश आया होगा। आया है या नहीं आया, आया है। और ये जो 1 लाख रुपए का कैश आया है वो ओनर ने लगाया है, किसने लगाया है, ओनर ने लगाया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ओनर ने लगाया है तो कैपिटल का पैसा आया है, किसका पैसा आया है, कैपिटल का। कितना आया है कैपिटल का पैसा, तो 1 लाख रुपीज आया है। ये लीजिए, मेरे ऊपर जितने का असेट है उतने की लायबिलिटी है, मतलब ओनर्स फंड है। ठीक है, लायबिलिटी आगे आ जाएगी, आ सकती है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 रुपए का नगद गुड्स खरीदा है हमने। तो अब देखिए 20,000 रुपए का नगद खरीदेंगे तो हमारे यहां से कैश माइनस हो जाएगा 20,000 रुपए, या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 20,000 रुपए का कैश माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास 1 लाख में से 20,000 जाएंगे तो कितने रह जाएगा कैश, केवल 80,000 ही रह जाएगा। और तो कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास एक वस्तु आ जाएगी, एक वस्तु आ जाएगी। बताओ कौन सी वस्तु आ जाएगी, तो मेरे पास परचेज आ जाएगी, मतलब स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टॉक। कितना स्टॉक आ जाएगा, पहले तो था नहीं, कुछ जीरो था, लेकिन यहां पर मेरे पास स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक आ गया, 20,000 रुपए का स्टॉक आ गया। ये लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए का स्टॉक आ गया। अब आज की डेट में मेरे पास 20,000 रुपए का स्टॉक है, और इसका मतलब ये हुआ कि, और कैपिटल में कोई चेंज है, कैपिटल में भी जीरो चेंज है। कैपिटल तो ना तो कैपिटल में कब चेंज आता है, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अभी ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, बस एक असेट गई है तो दूसरी असेट आ गई है। कैश नाम की असेट गई है तो स्टॉक नाम की असेट आ गई है। बस सीधी सी बात है, 1 लाख में से ये जीरो गया तो फिर हमारे पास 1 लाख की अमाउंट बच रही है, मतलब ओनर की जो कैपिटल है वो 1 लाख है। 80,000 का इसके पास कैश पड़ा हुआ है, 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, दोनों साइड का इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंपनी की क्या बन गई, फर्म की क्या बन गई, न्यू इक्वेशन बन गई। ठीक, फर्म की ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब फर्म क्या कर रही है, फर्म ने आगे चल के बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमल 10,000। यहां पर गुड्स तो खरीदा है, मतलब स्टॉक तो आ रहा है फर्म के पास, और कैश नहीं जा रहा। कैश में कोई चेंज, जीरो चेंज, कैश नहीं जा रहा, तो कैश में कोई चेंज, जीरो चेंज। हाँ,
लेकिन स्टॉक में कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, स्टॉक तो आ रहा है, 10,000 का स्टॉक आ रहा है। पहले कितने का था? पहले था 20,000 का, 10,000 का और स्टॉक आ गया, तो स्टॉक तो 30,000 का हो गया। कैश तो जितना था उतना ही, कैश में कोई चेंज ही नहीं है। 80,000 का 80,000 ही है कैश तो फिर इसका कि इसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं, कैपिटल तो जीरो जैसे कि तैसे है, लेकिन एक लायबिलिटी बढ़ गई। क्या लायबिलिटी बढ़ गई? क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। देख लेते हैं, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। अब तक तो जीरो थी लायबिलिटी, यहां भी जीरो थी, यहां भी जीरो थी, लेकिन जैसे ही हम यहां पहुंचे तो यहां पर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? रेज हो गई। कितने से लायबिलिटी रेज हो गई हमारी? तो हमारी लायबिलिटी 10,000 से रेज हो गई। आज की डेट में हमारे ऊपर कैपिटल है 1 लाख की और लायबिलिटी है 10,000 की। अब आप समझ सकते हो यहां पर कि 80,000 और 30,000 कितने हो गए? 1,10,000 और 1,10,000 ये इधर हो गए। दोनों साइड की इक्वेशन कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो इस प्रकार आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करनी होगी आपके एग्जाम में। ठीक, आप ये के और इस तरीके से मत लिखना, आप पूरी वैल्यू लिखना। ठीक है, आप जो जिस तरीके से वैल्यू लिखते हैं 1000 में जीरो लगा के, वैसे ही लिखना, आप ये के मत बनाना। ठीक है, तो ये एक न्यू इक्वेशन फिर से बन के तैयार हो गई हमारे पास। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन के तैयार हो गई और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लीजिए, तो इस प्रकार हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। हर्ष ने 2 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब कैश आया है बिजनेस में और लगाने वाला कौन है? हर्ष है। तो ओनर ने लगाया है, तो कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है, तो कैश आया है 2 लाख का और कैपिटल ने लगाया, तो कैपिटल ओनर का जो पैसा है वो 2 लाख है और इधर कैश कितना हो गया है? फर्म में 2 लाख हो गया। तो 2 लाख का असेट हो गई और 2 लाख की ही इंटरनल लायबिलिटी हो गई। तो देखिए हमारे पास कैश कितना आया है? तो 2 लाख रुपए का कैश आया है हमारे पास। कितने का आया है? 2 लाख रुपए का कैश आया है और लगाने वाला ओनर है, इसलिए 2 लाख की लायबिलिटी भी होगी कैपिटल वाली। अब फ्यूचर में इस बंदे ने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। इसने नगद गुड्स खरीद लिया। इसमें ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है, आप उसको छोड़ देना। ठीक है, मैंने हटा दिया है उसको। ऑन क्रेडिट था इसमें अंदर, ये देखिए ऑन क्रेडिट था, ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, आप इसको सही कर लेना ये। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। यहां पर 40,000 खर्च करके हमने क्या कर लिया? तो 40,000 माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो 40,000 डिडक्ट कर देंगे और हमारे पास आ गया है गुड्स। तो 40,000, 2 लाख में से 40,000 जाएंगे तो अब ये कितने रह जाएंगे? 1,60,000 रह जाएंगे। ये लीजिए, लेकिन मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने? पहले तो स्टॉक जीरो था, लेकिन यहां पर मेरे पास 40,000 का स्टॉक बढ़ गया। आज की डेट में मेरे पास 40,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। पड़ा या नहीं पड़ा है? और 1,60,000 रुपए नगद पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि 40,000 उसमें से चले गए ना। कैपिटल पर कोई चेंज? कैपिटल में अभी कोई चेंज नहीं है। कैपिटल या तो प्रॉफिट होने पर बढ़ती है और या फिर लॉस होने पर घटती है। तो यहां पर तो 2 लाख की कैपिटल ही है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगली एंट्री, ये न्यू इक्वेशन बनके तैयार हो गई मेरी। क्या बनके तैयार हो गई? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनके तैयार हुआ। अगली एंट्री में सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000, 12,000 में बेचा है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है, हमने भानु को गुड्स बेचा है। तो भानु को गुड्स बेचा है तो भानु आज नहीं तो कल हमें पैसा देकर जाएगा। तो भानु जब हमें पैसा देकर जाएगा तो भानु हमारा डेटर है, क्योंकि हमने उसे उधार बेचा है ना। तो भानु, अब तक तो डेटर हमारे जीरो थे, यहां भी जीरो थे, यहां भी जीरो थे, लेकिन यहां पर हमारे पास एक डेटर आ गया है। कितने का डेटर आ गया है? 12,000 रुपए मुझे चाहिए इस भानु से, और 12,000 रुपीज का डेटर आ गया है और गुड्स मेरे यहां से कितने का गया है? 10,000 का गुड्स गया है। तो आज की डेट में, और कैश में कोई चेंज है? जीरो चेंज है। हाँ, लेकिन यहां पर 2,000 रुपए का बेनिफिट भी हुआ है। कितने का बेनिफिट हुआ है? 2,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। तो जो 2,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है, ये हमारी कैपिटल में आकर ऐड हो जाएगा। ये देखिए कैपिटल में ऐड हो गया 2,000 रुपीज। अब आप यहां देख सकते हो कि 1,60,000 रुपया कैश है मेरे पास, 30,000 का मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ है और 12,000 के मेरे पास डेटर पड़े हुए हैं, और इधर मेरे 2,02,000 रुपए की कैपिटल हो गई है। मालिक का पैसा कितना हो गया? 2,02,000 रुपए का। जबकि इसको भी जोड़ लेते हैं, 1,60 और 40, 2 लाख हो गया और 2,000 रुपया हो गया। देखो दोनों साइड का बराबर हो गया। तो जब बेनिफिट आएगा तब हम इस तरीके से इक्वेशन करेंगे। अगला वो कह रहा है, क्या कह रहा है? ये हमारी न्यू इक्वेशन बनके तैयार हो गई। कह रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। अब आपने फर्नीचर खरीद लिया। कितने का फर्नीचर खरीदा है आपने? तो अब तक फर्नीचर जीरो था, हमारे पास कोई फर्नीचर था ही नहीं, लेकिन यहां से मेरे पास फर्नीचर आ जाएगा। यहां भी जीरो है, यहां मेरे पास फर्नीचर आ जाएगा। कितने का फर्नीचर आ जाएगा? मेरे पास 7,000 रुपीज का फर्नीचर आ जाएगा। तो मैं नगद खरीद रहा हूं या उधार खरीद रहा हूं? तो उधार खरीद रहा हूं। तो उधार खरीदूंगा तो डेटर में कोई चेंज? नो चेंज। स्टॉक में कोई चेंज? नो चेंज। कैश में कोई चेंज? नो चेंज, क्योंकि उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है तो फिर ऐसी स्थिति में क्रेडिटर बढ़ गया होगा मेरे पास। पहले तो कोई क्रेडिटर नहीं था, किसी का पैसा नहीं देना था, अब पैसा मुझे देना पड़ेगा। यहां तक तो जीरो थे क्रेडिटर, यहां तक जीरो थे, यहां पर लेकिन मेरे पास 7,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए। कैपिटल में कोई चेंज? जीरो चेंज, क्योंकि अभी तो कोई लॉस नहीं हुआ ना।
ना प्रॉफिट हुआ। तो अब मैंने देखा, मैं इस इक्वेशन को बना लेता हूं, 1,60,000 रुपया, 30,000 रुपया, 12,000 रुपया, 7,000 रुपए का मेरे पास फर्नीचर आ गया है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 2,02,000 की है, 7,000 का मेरे पास फर्नीचर है। जब आप इसको ऐड करोगे तो इक्वेशन दोनों साइड की बराबर हो जाएगी। देखते हैं ऐड करके, 1,60,000, 30,000 और 12,000, इनको जोड़ लो तो ये हो गए 2,02,000। 7,000 और जोड़ दो तो 2,09,000 हो गए, और 2,02,000 में 7,000 जोड़ दो तो 2,09,000 हो गए। दोनों साइड की इक्वेशन बराबर हो गई। तो इस प्रकार हमारी दोनों इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेक्ट हो गए। अब अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000, ओनर ने 80,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 80,000 रुपए का कैश बिजनेस में आया होगा या नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। ये लीजिए 80,000 रुपीज का कैश बिजनेस में आ गया। अब ये जो 80,000 रुपीज का जो कैश आया है वो किसने लगाया पैसा? ओनर ने। तो ये लीजिए हमारे पास 80,000 की ओनर की लायबिलिटी भी हो गई, हमारे पास कैपिटल भी हो गई 80,000 की। अगली इक्वेशन में वो कह रहा है पेड सैलरी, आपने 4,000 रुपए की सैलरी दे दी। तो 4,000 रुपए की सैलरी दे दी, तो 4,000 रुपए सैलरी के अगर आप दे दोगे तो 4,000 रुपए कम हो जाएंगे यहां से कि नहीं हो जाएंगे कैश में से? बिल्कुल हो जाएंगे। ये लीजिए 4,000 रुपए कम हो गए, तो आपके यहां से 76,000 रुपीज ही रह गए आपके यहां। तो रह गए या नहीं रह गए? क्यों? 80,000 पे 4,000 की सैलरी दे दी आपने, तो ये सैलरी ले दे के ओनर के ऊपर ही पड़ेगी, ओनर का ही खर्चा है। तो ओनर के 4,000 रुपए कैपिटल में से भी कट जाएंगे, तो ओनर के पास कैपिटल भी कितने की रह जाएगी? 76,000 की कैपिटल रह जाएगी। अब अगली इक्वेशन में वो कह रहा है, तो ये न्यू इक्वेशन बनके तैयार हो गई, सैलरी हमने पे कर दी, न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये। क्यों? क्योंकि देखिए पैसा कैश ये था, इसमें से ये हमने सैलरी दे दी, 4,000 रुपए चले गए तो 76,000 रह गए, 76,000 रह गए, और 80,000 में से 4,000 रुपए का इधर भी ओनर को ही तो झेलना पड़ेंगे सारे खर्चे और नुकसान, तो इसलिए 76,000 इसके रह गए। अगले में क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट 6,000 रुपए। ये इंटरेस्ट एक्रूड है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें ब्याज चाहिए, 6,000 रुपए चाहिए, एक्रूड है, कमा तो लिया पर मिला नहीं है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। कल मिलेगा। अब तक तो जीरो था, एक्रूड था, लेकिन यहां भी एक्रूड इंटरेस्ट जीरो था, लेकिन यहां पर मेरे पास एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। कितने का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास? 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अब ये 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, तो ये 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आने से मालिक की कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कितने की बढ़ जाएगी? 6,000 रुपए की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मालिक की कैपिटल कितने की हो जाएगी? मालिक की कैपिटल हो जाएगी 82,000 की। आज मालिक के पास 82,000 की कैपिटल है। अब आप कहोगे सर पैसा तो मिला नहीं है। अरे आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, पर मिलेगा तो ना, एक्रूड है। कैश में कोई चेंज? अभी कैश में कोई चेंज नहीं है, जीरो चेंज है। तो कैश मेरे पास आज भी कितना है? 76,000 है। इंटरेस्ट एक्रूड वाला है, मतलब फ्यूचर में मिलेगा कितना? 6,000 रुपए मिलेगा। मालिक की कैपिटल कितनी हो गई? 76 पहले से थी, 6 का एक्रूड इंटरेस्ट की वजह से 82,000 की मालिक की कैपिटल हो गई। तो इस प्रकार 82,000 की कैपिटल हो गई है उसकी। अब यहां पर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमाया नहीं है, पैसा मिल गया, मालिक को बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन फिर भी पैसा आ गया, कैश आ गया। तो कैश ये आ गया, तो कितने रुपए आ गए? नगद आ गए 8,000 रुपया, फालतू में ही आ गए। मैंने तो अभी सर्विस दी नहीं है, लेकिन पैसा तो मेरे पास आ गया ना। कितना हो गया मेरे पास? ये मेरे पास हो गया 84,000 रुपीज हो गया। हाँ 84,000 रुपीज हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? तो एक्रूड इंटरेस्ट है मेरे पास अभी जीरो चेंज है, तो ये तो 6,000 का ही एक्रूड इंटरेस्ट तो मेरे पास अभी भी। लेकिन कमीशन जो एडवांस था वो पहले कितना था? पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, यहां तक तो कुछ भी नहीं था। लेकिन यहां पर मेरे पास कमीशन एडवांस आ गया है, एक लायबिलिटी आ गई है मेरे ऊपर, कितने की? 8,000 रुपए की। कैपिटल में कोई चेंज? नो चेंज। कैपिटल आज भी मेरी 82,000 की है, लायबिलिटी मेरी कमीशन एडवांस कमीशन वाली लायबिलिटी बढ़ गई है मेरी 8,000 की। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 84 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। 82 और 8,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी ये भी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार आपको ये 3 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर लेने हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।